चलिए वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का एक डेरिवेशन देखते हैं जो कि है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का। ठीक है, कि स्प्रिंग को खींचें तो उस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है वो हम फाइंड करेंगे। तो देखो, कंसीडर एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ स्मॉल मास m with one end attached to a rigid support, other end attached to a block of mass m। तो ये देखो, ये एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड मतलब ठोस सपोर्ट, ठीक है ना। और ये हमारी एक इलास्टिक स्प्रिंग है और दूसरा एंड जो है इसका वो एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका मास m है। ठीक, ये हमने कंसीडर किया है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमने डिस्प्लेसमेंट जीरो कंसीडर किया है। ठीक है, अब ये स्प्रिंग दो तरह से डिस्प्लेस हो सकती है, या तो इसको पकड़ के खींच दो, है ना, पकड़ो और खींचो, पकड़ के खींच के छोड़ दो ऐसा करके। ठीक है, तो आपने इसको खींचा और छोड़ दिया, और या तो इसको कॉम्प्रेस कर दो। ठीक है, या फिर पकड़ के खींच के छोड़ोगे तो वो ऐसे 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 क्या करेगी, वाइब्रेट होगी। तो देखो, ये रिजिड सपोर्ट है, एकदम ठोस सपोर्ट, ये हमारी स्प्रिंग है, हमने इसको पकड़ के खींचा, फोर्स लगाया एफ, एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस हो गई, कितना डिस्प्लेस हुई, एक्स। ठीक है, अब जब हमने फोर्स लगाकर उसको छोड़ा तो वो कॉम्प्रेस भी हो जाएगी। तो अगर एक्स इधर चली तो कितना कॉम्प्रेस होगी, एक्स ही कॉम्प्रेस हो जाएगी। ठीक है, आपने पकड़ के फोर्स लगाया, खींचा, कितना खींचा, एक्स खींचा, तो वो वापस उतना ही डबल फोर्स से दबेगी भी, कितना दबेगी, एक्स दबेगी। ठीक है, अब अपन इसकी एनर्जी निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये फोर्स कौन सा है, ये है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ध्यान से देखो, जब हमने ये खींचा था तो हमने कौन सा फोर्स लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है तो एक फोर्स अंदर की तरफ भी काम करेगा, और जितना फोर्स बाहर लगा उतना ही फोर्स अंदर भी लगेगा। तो अंदर के फोर्स को जो स्प्रिंग के अंदर लग रहा है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्प्रिंग में लग रहा है, तो ऐसा फोर्स जो स्प्रिंग में लगेगा उसे बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, या फिर उसका एक और नाम है स्प्रिंग फोर्स। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसे हमने बोला स्प्रिंग फोर्स। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। Whenever we remove the proportional sign, एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं k। अब फोर्स का डायरेक्शन देखो किधर है, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ काम करेगा, अंदर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाहर की तरफ। तो दोनों के डायरेक्शन क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ये मत देखना, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स इधर काम करेगा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो अपोजिट चीज़ है ना, उस अपोजिशन को दिखाने के लिए माइनस साइन का यूज़ किया है। तो जब भी रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनल साइन तो एक कांस्टेंट आए के, और माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि x और f दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। k क्या है, द कांस्टेंट k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब नाउ द वर्क डन इज गिवन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमने छोटा सा वर्क करना है, छोटे से वर्क को बोलते हैं dw। ठीक है, dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर छोटा वर्क है तो छोटा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अब dw इज इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या है, माइनस के एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के एक्स डी एक्स। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम पूरी की पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन इस dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल W इज इक्वल टू, हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो होगी x इनिशियल से x फाइनल तक। I मतलब इनिशियल, f मतलब फाइनल, और किसका इंटीग्रेशन करना है, पूरी की पूरी इक्वेशन का। तो ये जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स। माइनस के तो कांस्टेंट है, बाहर निकाला, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, ये हो जाएगा x फाइनल अपॉन x इनिशियल। अब लिमिट पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के x फाइनल का स्क्वायर, ये x की जगह हम पहले लिखेंगे xf और फिर x की जगह लिखेंगे xi, तो xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर। ये माइनस साइन है और ये वर्क डन है रीस्टोरिंग फोर्स का। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स इसका अपोजिट होता है, रीस्टोरिंग फोर्स का अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स होता है, हमने अभी बताया था। तो देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हो जाएगा प्लस। तो W इज इक्वल टू हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। लास्ट में हम एक लाइन लिखने वाले हैं, क्या, देखो ये, दिस वर्क डन इज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये जो वर्क डन है ये स्टोर होगा किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के फॉर्म में। तो W जो है, W की जगह हम सीधा सीधा U लिख देंगे, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। या फिर इसकी जगह अगर दोनों चीज़ नहीं है, एक चीज़ ज़ीरो है, तो हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही फॉर्मूले एग्जाम में पूछते हैं और इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग याद रखना, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, या फिर हम बोलेंगे U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के बेसिस पे। टू स्प्रिंग्स हैव फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2। दो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट अलग अलग है, एक का K1 है और एक का K2 है। K2 का वैल्यू बड़ा है K1 से। ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन, कौन सी स्प्रिंग में वर्क डन ज्यादा होगा। इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, अगर उन्हें सेम फोर्स से खींचें, तो देखो आंसर, अगर फोर्सेस का वैल्यू सेम है मतलब F1 पहली स्प्रिंग का इज इक्वल टू F2 दूसरी स्प्रिंग का, तो दोनों स्प्रिंग के फोर्सेस के वैल्यू कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस K1 x1, फोर्स का वैल्यू क्या था, Kx है ना, अभी हमने पढ़ा था। F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस Kx, है ना। तो F1 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस K1 x1, और इज इक्वल टू F2 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस K2 x2। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो K1 अपॉन K2 है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 बाय x1। अब जरा ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि K2 का वैल्यू K1 से बड़ा है, तो नीचे वाला K2 है, ऊपर वाला K1 है, नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है, तो छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा। तो x2 का वैल्यू छोटा होगा, x1 का वैल्यू बड़ा होगा, तो x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, मतलब x1 फॉर्मूला क्या था हमारा एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब वर्क डन किसका बड़ा हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा पहले का बड़ा, ठीक है, दूसरे से। ठीक, चलो अब सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड, ये तो पहले का आंसर हो गया। चलो अब दूसरा वाला देख लेते हैं पार्ट। दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, अगर उनको खींचें सेम अमाउंट से, ठीक है, तो U का वैल्यू क्या होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का वैल्यू क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब सेम अमाउंट से खींचा है मतलब x का वैल्यू दोनों में सेम है, तो पहले हम अलग अलग स्प्रिंग का निकाल लेते हैं। तो U1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले कंपेयर कर देते हैं, तो U1 अपॉन U2 पहली स्प्रिंग अपॉन दूसरी स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ, ये U1 का फॉर्मूला ऊपर आएगा, U2 का फॉर्मूला नीचे आएगा, तो हाफ K1 x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय करोगे हाफ K2
x2 स्क्वायर। अब उसने क्या बोला था, स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट, मतलब समझो इसका मतलब ये हुआ कि x1 का वैल्यू x2 के वैल्यू के बराबर है, और हम सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों का वैल्यू x के बराबर है। ठीक है, हाफ से हाफ तो खत्म हो गया। ठीक है, k1 अपॉन k2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो k1 अपॉन k2 बचा, क्या है, u1 अपॉन u2 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया था कि k2 का वैल्यू k1 से बड़ा है, तो यहाँ पर देखो k2 का वैल्यू k1 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, u1 जो है ये बड़ा होगा किससे, u2 से। ठीक है, u1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी, k1 का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर क्या था, k2 का वैल्यू बड़ा है k1 से। ठीक है, तो यहाँ पर u2 का वैल्यू बड़ा होगा u1 से, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, तो बड़ा कौन सा है, u2, तो u2 का वैल्यू बड़ा होगा u1 से। ठीक।